हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि विषमांगी उत्प्रेरण में अधिशोषण की क्या भूमिका है। तो हमें बताना है कि जो हमारा विषमांगी उत्प्रेरण होते हैं उसमें अधिशोषण की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा। तो वो क्या हो जाएगा, उत्प्रेरण। उत्प्रेरण तो हमें पता होना चाहिए कि उत्प्रेरण होता क्या है। तो उत्प्रेरण के कितने प्रकार होते हैं, दो, विषमांगी और समांगी। तो इसमें हमें दिया गया है कि जो हमारा विषमांगी मिश्रण है विषमांगी उत्प्रेरण, तो हमें पता होना चाहिए कि जो विषमांगी उत्प्रेरण होता क्या है और अधिशोषण की इसमें क्या भूमिका है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहला आएगा विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांग उत्प्रेरण, तो वो क्या होता है, ऐसा उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद की अलग अलग व्यवस्था हो, तो उसको क्या बोलते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण। लिख लेते हैं। ऐसा उत्प्रेरण जिसमें क्रियाकारक व उत्पाद अलग अलग प्रावस्था में हो, तो वो क्या होता है, विषमांगी उत्प्रेरण। अब इसमें अधिशोषण की क्या होती है भूमिका। तो अधिशोषण के सिद्धांत के आधार पर हम इसको तीन तीन सिद्धांत के आधार पर समझते हैं। पहला है प्राचीन अधिशोषण सिद्धांत, दूसरा है मध्यवर्ती निर्माण और तीसरा है आधुनिक सिद्धांत। तो अब देखते हैं कि जो विषमांगी उत्प्रेरण है उसमें अधिशोषण की क्या भूमिका है। तो लिखते हैं हम, विषमांग उत्प्रेरण में अधिशोषण की भूमिका, तो वो क्या हो जाएगी, विषमांगी उत्प्रेरण में अधिशोषण की क्या भूमिका होती है कि अधिशोषण के सिद्धांत के अनुसार जो गैसीय प्रावस्था या विलयन प्रावस्था में क्रियाकारक जो होते हैं वो ठोस उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं और जिससे सतह पर जो क्रियाकारक है उसकी जो सांद्रता है वो बढ़ जाती है। इससे क्या होगा कि हमारे जो उत्पाद बनने की दर है वो बढ़ जाती है तथा अधिशोषण में उत्पन्न जो ऊष्मा है वो अभिक्रिया की दर को बढ़ाने में प्रयुक्त हो जाती है। पहले ये लिख लेते हैं हम। तो ये क्या होगा, अधिशोषण सिद्धांत के अनुसार गैसीय प्रावस्था या विलयन प्रावस्था
में क्रियाकारक ठोस उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होते हैं, अधिशोषित होते हैं, जिससे सतह पर क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ जाती है। उससे क्या होगा, जो हमारी अभिक्रिया की दर क्या होगी, अतः दर बढ़ जाएगी। तथा अधिशोषण में जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, उत्पन्न ऊष्मा अभिक्रिया की दर को बढ़ाने में प्रयुक्त होती है। ठीक है। दूसरा क्या है कि पहला तो ये क्रियाकार उत्प्रेरक की सतह पे वितरित हो जाते हैं और फिर अधिशोषित हो जाते हैं। तो ये दो हो गए। तीसरा क्या है कि एक मध्यवर्ती अस्थायी संकुल का निर्माण होता है। क्या बोल सकते हो कि एक मध्यवर्ती अस्थायी संकुल का निर्माण होता है और उसके बाद में क्या होता है कि उत्प्रेरक की सतह से उत्पाद का विशोषण। तो ये क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक की सतह से उत्पाद का विशोषण व सतह का पुनः उपलब्ध होना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारी ये जो क्रियाकारक है उत्प्रेरक की सतह पे वितरित हो जाते हैं, फिर अधिशोषित होके फिर वो क्या करते हैं, एक मध्यवर्ती अस्थायी संकुल का निर्माण करते हैं और उसके बाद वो उत्पाद में परिवर्तित होते हैं और वो उत्पाद हम क्या करते हैं, उत्प्रेरक की सतह से विशोषण कर लेते हैं और वो जो सतह होती है वो फिर से उपलब्ध हो जाते हैं नए अभिकारक के अधिशोषण के लिए। ठीक है। और फिर उत्पाद का विसरण। तो यही हमारी क्या है, अधिशोषण की विषमांग उत्प्रेरण में भूमिका है। और अगर हम समझना चाहें तो देखिए, ये मैंने मान ली ये मेरी उत्प्रेरक की सतह है। ठीक है।
तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी उत्प्रेरक की सतह होती है वो क्या होती है, मधुमक्खी की छाती की तरह होती है, जिसमें रंध्र होते हैं छोटे छोटे। तो ये मैंने मान ली कि क्या है, मुक्त संयोजकता युक्त उत्प्रेरक की सतह। यहाँ लिख देती हूँ मैं, मुक्त संयोजकता युक्त उत्प्रेरक की सतह। इसमें क्या होता है कि जो हमारा अभिकारक है वो पहले वितरित होता है फिर अधिशोषित हो जाता है। तो ये हमारे क्या है, क्रिया कारक। तो ये इसमें अधिशोषित होंगे तो क्या बनेगा, यहाँ ए बी, यहाँ बी, ये क्या हो गया, मध्यवर्ती संकुल अधिशोषित हो गए, वर्ती संकुल। इसके बाद क्या होता है, संकुल के बाद हमारा जो उत्पाद बन गया उसका क्या करते हैं हम, विशोषण। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, ये हमारी उत्प्रेरक की सतह होगी। मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रही हूँ इसको कि कैसे होती है हमारी सतह। और प्लस ए बी क्या आ जाएगा, उत्पाद। और ये वापस क्या आ गया हमारा, उत्प्रेरक की जो सतह है वो, और फिर से वापस जो हमारा अभिकारक है वो यहाँ आके वितरित होकर अधिशोषण होंगे और फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, विस्मांगी उत्प्रेरण में अधिशोषण की जो भूमिका होती है वो। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।